हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआरए सीईटी के बारे में और इसका क्या मतलब होता है एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, यानी कि एसएससी की जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। मेनली मेरे चैनल पर जो है वो एसएससी सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर के जो एस्पिरेंट्स हैं वो लोग हैं, तो मेनली ये उन लोगों के लिए फोकस्ड होगा। और बाकी दूसरे एसएससी एग्ज़ाम्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करेंगे कि उन लोगों को इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है एनआरए सीईटी के लिए। इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो चैनल पे ही पोस्ट किया गया था, आप लोग ही द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं और कुछ मेरे द्वारा डाले गए क्वेश्चंस भी है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल जो ये है कि सिलेबस क्या रहेगा इसका। तो देखिए, सिलेबस वही 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, तो यही रहेंगे जो सारे में रहते हैं, यानी इस तरह के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें जो सिलेबस होता है वही कॉमन सिलेबस यहाँ पे भी अपनाया जाने वाला है। इसमें कुछ अलग बात नहीं रहेगा। अब बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पैटर्न का क्या होगा, क्योंकि देखिए पहले जो होता था कि एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता था। एसएससी और रेलवे में भी होता था बट उतना नहीं होता था। क्वेश्चन की मैं लेवल की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि जो रीजनिंग के सवाल होते थे वो बैंकिंग में थोड़े से ट्रिकी तरह के आते हैं, और जो एसएससी का जो रीजनिंग के सवाल होते हैं वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़े से सिंपलर होते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम सिंपल होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली सिंपलर होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। उसी तरह मैथ्स में जो है कि एसएससी में थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी का जरूरत होता है, जबकि जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ा ट्रिक बेस्ड ज़्यादा होता है, यानी कि उसमें उतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, उसमें आपका कैलकुलेशन चेक किया जाता है। तो अब क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या होगा कि किसी भी एस्पिरेंट को फ़ायदा नहीं पहुंचाया जाएगा, दोनों को थोड़ा थोड़ा चेंज होना होगा। यानी बैंक वाले को थोड़ा सा एसएससी लेवल का भी तैयारी करना पड़ेगा, यानी कि उन लोगों को थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी वगैरह ठीक करना पड़ेगा, और एसएससी वाले को थोड़ा सा बैंक की तरफ झुकना होगा। यानी दोनों के बीच का रास्ता निकाला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को बेनिफिट पहुंचाया जाएगा, दोनों को ही थोड़ा थोड़ा अपना अप्रोच में चेंज लाना होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो अभी हम लोग तैयारी करते थे एसएससी वाले एस्पिरेंट्स की, रीजनिंग के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे कि बस प्रीवियस ईयर के सेट्स जो है लगा लिए और रीजनिंग का वहीं पे काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा कि सिर्फ प्रीवियस ईयर का सेट लगाने से नहीं होगा। अब क्या है कि थोड़ा सा आपको जो कोर बुक्स है उनको, यानी कि RS अग्रवाल वाली ये सब जो किताबें हैं उन सबको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आप जो है सिलेबस कवर कर पाए सही से। तो इसीलिए क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो अब थोड़ा थोड़ा एसएससी वालों के लिए बैंकिंग की तरफ झुकेगा, हालांकि कंप्लीटली नहीं झुकेगा। इसलिए अभी से आपको धीरे धीरे हैबिचुएट होना चाहिए। आपको बैंकिंग और रेलवे वगैरह के पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देखते रहना चाहिए, या फिर किसी भी तरह का मॉक टेस्ट आपको अगर देखने को मिलता है या क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि थोड़ा बैंकिंग लेवल का हो या थोड़ा रेलवे टाइप का हो, तो उसको देख करके धीरे धीरे अपना हैबिचुएट करिए। और अब जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भरोसे हम लोग नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि अब जो है वो कंप्लीटली सब कुछ चेंज होगा। हाँ, जो लोग सीईटी के लिए कर रहे हैं मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। अभी जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्स होंगे 2020 वाले और 2021 के भी शायद कुछ एग्जाम्स, यानी 2020 CHSL 2020 का जैसे एग्ज़ाम जो 2021 में होगा, वो सब का जनरली उन लोगों को इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उसके बाद का जो अभी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो अभी से लग गए हैं तैयारी के लिए और जो तभी एलिजिबल होंगे जब एनआरए सीईटी लागू होगा, उन लोगों को इस तरह से तैयारी करना चाहिए। यानी कि अब वो सिर्फ एसएससी का या सिर्फ बैंक का तैयारी नहीं कर सकते, दोनों तरह का उनको तैयारी करना पड़ेगा। नेक्स्ट किसी ने पूछा था कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा क्या आईबीपीएस की तरह, क्योंकि आईबीपीएस का जो लोग एग्जाम्स देते होंगे या जो लोगों ने सुना होगा उसका सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी फास्ट है। बहुत ही कम टाइम में उसका एग्जाम भी हो जाता है। सारे एग्जाम्स होने के बाद आपको सीधा सिलेक्शन जॉब भी मिल जाता है 7-8 महीने। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि 7-8 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाता है, या एटलीस्ट आपका एश्योरेंस तो हो जाता है कि हाँ मेरा जॉब हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी है आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है। एसएससी वाले हम लोगों को पता ही है कि 2 साल 3 साल तक वेट करना पड़ जाता है। एग्जाम का प्रोसेस इतना लंबा है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये जानने के लिए भी 2-2.5 साल का वेट हो जाता है। तो क्या होगा कि क्या ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होगा, तो देखिए फास्ट थोड़ा सा तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उतना भी नहीं होगा। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे कि CHSL का एग्जाम का मैं एग्जांपल लेता हूँ कि टीयर 1 जो है वो टीयर 1 अब रिप्लेस हो जाएगा और वो ले लेगा सीईटी। ठीक है, एनआरए ले लेगा और सीईटी करवा के। लेकिन क्या होगा कि टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में 2 से 3 महीने का या 4 महीने का गैप होता था। तो अब वो 4 महीने का गैप तो एलिमिनेट होगा, लेकिन उसके बाद का जो एग्जाम्स है सारा प्रोसेस वो एसएससी ही कन्वर्ट कराएगा। ऐसा नहीं है कि एसएससी जो है वो हट गया है और आईबीपीएस हट गया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हट गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो सब हट नहीं गए हैं, वो आगे का प्रोसेस उन्हीं लोगों के हाथ में है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी कितना सुस्त है, तो आगे भी उसकी सुस्ती बरकरार रहेगी। ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि उसकी सुस्ती खत्म हो जाने वाली है। तो बस ये जो 3-4 महीने का जो आपको एडवांटेज है, 4 महीने आप जो है समझ लीजिए कि 4 महीने शॉर्ट हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर के एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा अगर उनका जो टीयर 1 है, यानी जो उनका प्री एग्जाम है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाता है सीईटी से। तो क्या होगा कि टीयर 1
से लेकर के जो आपका स्किल टेस्ट था उसमें 7-8 महीने का या उससे ज़्यादा का भी गैप हो जाता था। तो अब ये जो लंबा चौड़ा गैप है ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। हालांकि ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा जो कि स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन जो है वो अपना प्री के बाद शुरू करते थे। अब वो लोग वैसे नहीं कर पाएंगे, यानी कि अब अगर आपको स्टेनोग्राफर निकालना है तो आपको स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा तो फास्ट होगा सिर्फ स्टेनो वाले एस्पिरेंट्स के लिए, बाकी दूसरे लोगों के लिए उतना भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है वो एसएससी को ही लेना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि एसएससी स्टेनो क्या इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो हाँ, बिल्कुल इंक्लूड होगा। एसएससी और बैंकिंग और रेलवे के जितने एग्जाम्स हैं वो सब इंक्लूड होंगे। जितने भी गजेटेड ऑफिसर्स के अलावा बाकी जो भी पोस्टिंग होता है धीरे धीरे वो सब इंक्लूड होगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एसएससी, बैंक और रेलवे को इंक्लूड किया गया है। तो एसएससी स्टेनो भी इसमें बिल्कुल इंक्लूड होने वाला है। क्या एसएससी सीएचएसएल 2020 कंडक्ट करवाया जाएगा एनआरए के द्वारा? तो देखिए ये डिपेंड करता है कि एसएससी सीएचएसएल 2020 का नोटिफिकेशन कब आता है। अभी के लिए कैलेंडर में दिया हुआ है कि वो दिसंबर में आने वाला है। तो अगर दिसंबर में आ जाता है तो ये एनआरए के द्वारा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एनआरए सेटअप होने में अभी टाइम लगने वाला है। इतना जल्दी वो सेटअप नहीं हो जाएगा कि इसका एग्जाम जो है कंडक्ट करवा दे। लेकिन हाँ, अगर सीएचएसएल 2020 का नोटिफिकेशन आने में 3-4 महीने जितना डिले हो जाता है, जो कि लगता तो नहीं कि होना चाहिए, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर चांसेस बनते हैं कि ये भी एनआरए का ही लिया जाएगा। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी जो एग्ज़ाम्स आपने जिसका फॉर्म भर दिया है उन लोग के साथ क्या होने वाला है। तो देखिए अभी जिसका आपने फॉर्म भर दिया है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। उसका एग्ज़ाम्स जो बॉडी को कंडक्ट करना था वही कंडक्ट करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद एसएससी सीजीएल का क्या होगा, तो बस सीजीएल में वही होगा जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा लेगा सीईटी, और फिर सीईटी का जो स्कोर होगा वो बाकी आगे यूज़ हो जाएगा आपका टीयर 2 का क्वालिफिकेशन के लिए। यानी टीयर 2 में वही लोग क्वालिफाई करेंगे जो सीईटी का एक डिसाइडेड मार्क्स से ज़्यादा लाएंगे। मान लीजिए अगर 100 नंबर का सीईटी होता है तो मान लीजिए इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 65 नंबर आपका कर दिया गया कि आप 65 नंबर से ज़्यादा लाएंगे तभी आप टीयर 2 दे सकते हैं सीजीएल का। तो बस उतने लोग टीयर 2 देंगे। और हाँ, इसमें जो है एक साल में 2 एग्जाम्स होंगे, तो आपको 2 मौके दिए जाएंगे हर साल। और आपका जो भी स्कोर होगा, मान लीजिए आपके पहले एग्जाम में आपका स्कोर 50 नंबर होता है और दूसरे में आपका 65 नंबर होता है, तो ये 65 नंबर जो है यही आपका फाइनल स्कोर होगा और ये आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। यानी कि मान लीजिए जिस भी डेट को आपका स्कोर रिलीज हुआ 65 नंबर, वो 65 नंबर आपका अगले 3 साल तक जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सब के लिए वैलिड रहेगा और सब में आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और हर साल आपको 2-2 मौके मिलते रहेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि 65 नंबर आपका फिक्स हो गया। अगर आप इसको भी इंप्रूव करना चाहते हैं तो नेक्स्ट जो भी मौका होगा उस मौके में जाकर के आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं और फिर से इस स्कोर को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसमें क्या है, आपको हर साल मिलेंगे आपके 2 मौके। नेक्स्ट है कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि एसएससी स्टेनोग्राफर में मैथ्स आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अभी एकदम श्योरिटी के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं पर भी ये सब का बात नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने आरटीआई वगैरह भी इस सब के ऊपर फाइल किया था, लेकिन आरटीआई का भी यही रिप्लाई आया है कि अभी जो है इस सब के बारे में कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। मैंने 2 आइडिया लगाए थे, एक स्टेनोग्राफर के बारे में पूछा था और एक जो है मैंने पूछा था कि ये जो सीएटी है जो कब से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों का रिप्लाई यही आ गया कि अभी जो है इसके बारे में अवेलेबल नहीं है जानकारी, इसी तरह के रिप्लाई है। तो देखिए इसमें जो पहला पॉसिबिलिटी बनता है वो यही होता है कि सीईटी का जो स्कोर है उसको पूरा स्कोर को कंसिडर किया जाएगा और फिर उससे आपका स्किल टेस्ट में आप बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते उसका आपका ये होगा क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा। यानी कि एक नंबर डिसाइड कर लिया जाएगा, मान लीजिए 62 नंबर डिसाइड हो गया और 62 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप जो है स्किल टेस्ट में बैठ सकते हैं, वरना आप नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, ये पहला पॉसिबिलिटी है। और दूसरा पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि जो 3 सब्जेक्ट है, जैसे एनआरए में 4 सब्जेक्ट होंगे तो उसमें से केवल 3 सब्जेक्ट में आउट ऑफ आपके मार्क्स देखे जाएंगे और फिर उसी से आपका स्किल टेस्ट में क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा। तो ये हो जाएगा अभी के जो केस चल रहे हैं। अभी जैसे होता है कि मैथ्स नहीं कंसिडर किया जाता, उस टाइम भी मैथ्स नहीं कंसिडर किया जाएगा, केवल 3 का जो है आपका स्कोर जो है कंसिडर किया जाएगा। और हाँ, जो सीईटी है वो उसमें 3 एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, एक 10th लेवल पर, एक हायर सेकेंडरी लेवल पर और एक जो है वो ग्रेजुएट लेवल पर। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने ग्रेजुएट वाला दे दिया तो आपको हायर सेकेंडरी देने का जरूरत नहीं है, आपको तीनों देना होगा, तीनों के अलग अलग स्कोर होंगे। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ बीच में क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए ये जो है 2 पॉसिबिलिटी बनते हैं, पहला पॉसिबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी। अब ज़्यादा लाइकली क्या है, तो देखिए ज़्यादा लाइकली मुझे मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि पहला पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा लाइकली है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अब देखिए 3 सब्जेक्ट में से कंसिडर करना और ये सब थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मुझे लगता है कि पहला वाला प्रोसेस ही कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि ऐसे भी कई दिन से बात चल रहा था कि हो सकता है अगला जो आने वाला स्टेनो एग्जाम हो, अगला के अगला, उसमें जो है मैथ्स ना रहे, मतलब मैथ्स भी इंक्लूड किया जाए, सॉरी। तो ऐसा बात चल ही रहा था कि स्टेनोग्राफर में मैथ्स को इंक्लूड किया जाएगा। ऐसे भी अगर सीईटी नहीं भी आता तो फिर ये भी डर पहले से बना हुआ ही था और अब शायद ये डर हकीकत बदल जाएगा सीईटी के बाद। तो अभी से जो स्टेनो वाले हैं वो आपका 2019 वाला आपके पास चांस है और जो 2020 वाला नोटिफिकेशन कुछ दिन में आ जाएगा
उसका वो दो आपके पास मौके बनते हैं अगर आप मैथ्स छोड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो आपके एकदम श्योर शॉट है कि उसमें मैथ्स नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जो है वो चांसेस यही है, जो नंबर 1 चांस है ये ज़्यादा मुझे लग रहा है। हालांकि अगर 2 भी हो जाता है तो सोने पे सुहागा है, लेकिन हमें जो है वर्स्ट का प्रिपरेशन करके चलना चाहिए, एकदम वर्स्ट केस जो होगा उसका तैयारी करना चाहिए। तो वर्स्ट केस में मुझे यही लगता है कि आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ जाएगा अगर आप ये 2 एग्जाम्स में अच्छा नहीं करते। तो इसलिए ये 2 एग्जाम्स में आपको अपना बेस्ट दे करके आना है, और धीरे धीरे, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, धीरे धीरे आप मैथ्स को लेना शुरू करिए क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ ही जाएगी। नेक्स्ट है कि क्या ये पॉलिसी बेनिफिशियल है या नहीं, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे। तो देखिए, बेनिफिशियल डिपेंड करता है कि आप कौन हैं और उस पर मैटर करता है। क्योंकि देखिए क्या होगा कि कुछ लोग गर्ल्स कैंडिडेट हैं, ठीक है, और गर्ल्स कैंडिडेट जनरली जो छोटे शहरों से या गांव से बिलोंग करती हैं, उनको एग्ज़ाम सेंटर क्योंकि बड़े शहर में या कैपिटल सिटीज़ में होता है तो वहाँ जाने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था, और इससे बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम्स जो है वो छूट जाता था। तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एकदम वुमेन एम्पावरमेंट का स्टेप इसको बोला जा सकता है। क्योंकि अब क्या होगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स करके जो बोला जाएगा कि जो छोटे छोटे शहर है जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं हुआ करता था, वहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर्स कंडक्ट कराया जाएगा और वहाँ पर एग्ज़ाम्स होगा। तो क्या होगा कि इससे बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स जो बड़े शहर नहीं जा पाती थी एग्ज़ाम्स देने के लिए, अब उनको आसानी होगी और वो एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वैसे लोग जिनका अभी एकदम लास्ट का अटेम्प्ट चल रहा है, ठीक है, यानी जो एज के बॉर्डर पे लटके हुए हैं, या फिर ऐसे लोग जो बहुत दिन से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो मतलब एसएससी का ही उनको आदत पड़ गया है, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी होगा, उनको थोड़ा सा शिफ्ट करने में दिक्कत होगा। और ऐसे बस वही बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स जो एज के लिमिट पे पहुंचे हुए या बहुत दिन से तैयारी करें, उन लोग के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। बाकी जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनके लिए बेनिफिशियल होगा ही। जिनको एग्जाम का फीस देने में परेशानी होता था उनके लिए बेनिफिशियल है। और सबसे बड़ा बात, जो ऐसे लोग फंसे रहते थे इस जंजाल में, क्योंकि एसएससी का जो प्रिपरेशन साइकिल है वो बहुत लंबा है, तो 2 साल 3 साल तक वो प्रिपरेशन करते रहते थे और 2 साल के बाद उनको पता चलता था कि फाइनल स्टेज में पहुंच करके मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे जॉब नहीं मिली। तो इससे बेहतर होगा कि बीच में आपका जो है बैंक का भी आप एग्जाम्स दे पाएं, ताकि बैंक के एग्जाम्स में, क्योंकि आपका एग्जाम प्रोसेस जो फास्ट होता है, तो इसीलिए आपका हर तरह का प्रिपरेशन चलेगा और जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओवरऑल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है कि कंपटीशन के बारे में क्या होगा। तो देखिए, कंपटीशन में यही होगा कि अब नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। जैसे कि बताया कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और एग्जाम सेंटर्स बहुत जगह पे रखे जाएंगे, तो इसीलिए जो लोग एग्जाम्स नहीं दे पाते थे डिस्टेंस की वजह से, अब वो लोग भी एग्जाम देंगे, तो कंपटीशन डेफिनेटली आपका इंक्रीज होने वाला है। तो आपको अपना प्रिपरेशन उस हिसाब से करना है कि कंपटीशन अब बढ़ने वाला है, अब करोड़ों एस्पिरेंट्स जो है वो एक ही एग्जाम्स देने वाले हैं। नेक्स्ट है कि इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो हर एग्ज़ाम में देखिए एज का जो मैक्सिमम क्राइटेरिया लिया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए अगर 10th लेवल का एग्ज़ाम है और एक को एग्ज़ाम एज जिसका कि 25 साल का क्राइटेरिया रखा गया, और एक एग्ज़ाम है जिसका 24 साल का क्राइटेरिया रखा गया 10th लेवल पे, तो जो 25 साल वाला है वो लिया जाएगा ताकि किसी को भी यहाँ पर डिसएडवांटेज ना हो। तो उसी तरह हर एग्ज़ाम में आप देख लीजिए कि जो आपका जो मैक्सिमम एज लिया जाना पॉसिबल है वही लिया जाएगा। इसमें आपको कभी भी ये नहीं किसी को भी डिसएडवांटेज पे नहीं रखा जाएगा। CHSL में जो अभी से रहता है जनरली वही रहने वाला है, कुछ चेंज इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है CHSL का क्या प्रोसेस रहेगा। तो देखिए Tier 1 की जगह पर CAT आ जाएगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और उसके बाद आपका हो जाएगा स्किल टेस्ट का एग्जाम, ठीक है। तो बस Tier 1 की जगह पर CAT। और MTS क्या होगा। तो देखिए MTS में मोस्ट लाइकली, क्योंकि MTS में एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके बाद जो है आपका पोस्टिंग वगैरह हो जाता है। और डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर है वो अभी क्वालिफाइंग रखा गया है, उसका मार्क्स तभी जोड़ा जाता है जब किसी का मार्क्स जो है वो बराबर हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा, मुझे लगता है कि जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर है उसका नंबर ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि अब तो Tier 1 जो है आपका CAT जो से रिप्लेस हो रहा है। तो अब क्या होगा कि मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्टिव का पेपर जो है उसका मार्क्स को भी काउंट किया जाने वाला है, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई और डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।